बेटे ने अपनी पसंद से लव मैरिज करी थी। इस बात का रत्ना जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन बेटा अपने माँ बाप को मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं माने और उसने अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ली। जब किंजल नाम की लड़की से शादी कर घर में आया तो उसकी माँ उससे गुस्सा हो गई। उसके पिता ने ज़्यादा एतराज़ नहीं किया, कहा चलो ठीक है, अब शादी हो गई है तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन माँ अपनी बहू से नाराज़ रहती थी, लेकिन वह भी ज़्यादा दिन तक नाराज़ नहीं रही, क्योंकि किंजल का स्वभाव और व्यवहार देखकर उनका दिल पिघल गया और वह अपनी बहू को दिल से अपना लिया था। 70 साल की रत्ना जी सभ्य और समझदार एक विधवा महिला थी, जो खुद को सामाजिक कार्यों में व्यस्त रखती थी। सुबह शाम टहलने जाती, योगा आदि करती। वहीं दूसरी तरफ उनकी बहू किंजल सुंदर, सुशील और गंभीर स्वभाव की स्त्री थी। 25 साल की किंजल एक कंपनी में काम करती थी। कंपनी से घर और घर से कंपनी, बस यही उसकी दिनचर्या थी। 7 साल पहले रत्ना जी के बेटे यानी कि किंजल के पति सागर व 3 साल के बेटे रोहन की मृत्यु एक हादसे में हो गई थी। तब से किंजल एकांत में रहना पसंद करती थी। किसी से मिलना जुलना, हंसना बोलना मानो वह भूल ही गई थी। बहुत प्रयास के बाद भी रत्ना जी उसे इस गम से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। उसको इस गम से बाहर निकालने के कारण ही रत्ना जी 6 साल पहले मुंबई से शिमला शिफ्ट हो गई थी। रत्ना जी के पति, जो कि पुलिस विभाग में थे, उनकी 4 साल पहले कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अपने सेवा काल में ही शिमला में यह मकान बनवा लिया था। रिटायरमेंट के बाद उनके यहाँ रहने की इच्छा थी। रत्ना जी को अब यहाँ रहते हुए लगभग 4 साल हो गए थे, परंतु किंजल के व्यवहार, उसके दुख और उसकी पीड़ा में कोई कमी नहीं आई। उसकी मानसिक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया, जिसके कारण अभी रत्ना जी बदहवास अपने गम में खोई खोई रहती थी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक दिन रत्ना जी ने अपनी बहू किंजल के सामने घर को किराए पर देने की बात कही, जिसे सुनते ही किंजल भड़क गई। उसे अपने एकांतवास में किसी की दखल अंदाजी कतई पसंद नहीं थी। उसने कहा, क्या ज़रूरत है माँ जी घर किराए पर उठाने की? आखिर क्या कमी है हमें? मैं अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ और पापा की भी अच्छी खासी पेंशन आ रही है। हम दोनों के लिए यह आवश्यकता से भी ज़्यादा है। किंजल की बात सुनकर रत्ना जी बोली, तुम नहीं समझोगी, तुझे तो अंधेरों में रहने की आदत हो गई है, पर मेरा अकेली का इस घर में दम घुटता है। अरे किराएदार होंगे तो मेरा भी मन लगा रहेगा। तुम तो सुबह कंपनी चली जाती हो और कंपनी से आते ही अपने कमरे में बंद हो जाती हो, तो फिर मैं क्या पूरे दिन दीवारों से बातें क्या करूं? मैंने अपनी पड़ोस वाली निर्मला को बोल दिया है। वह कह रही थी कि वह किसी को किराए पर रखवा देंगी। रत्ना जी के इतना बोलते ही किंजल भड़क उठी और बोली, यह लो, एक तो आपकी यह सहेली निर्मला आंटी मुझे एक आंख भी नहीं सुहाती है। बस मोहल्ले भर की चुगलियां करा लो उनसे। अच्छा अच्छा, ज़्यादा बातें मत बना। कल कंपनी के बाद एटीएम से कुछ पैसे निकाल लाना, ताकि कमरा थोड़ा ठीक ठाक करवा लूँ। पेंट भी तो करवाना होगा। रत्ना जी ने कहा तो किंजल बोली, अच्छा तो आपने ठान ही लिया है कमरा किराए पर देने का, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो आपके मन में आए वह करो। कहते हुए किंजल गुस्सा होकर अपने कमरे में चली गई। तो रत्ना जी सोचने लगी कि क्या होता जा रहा है इस लड़की को, बात बात में मुंह फुला लेती है। तभी उनकी पड़ोसन निर्मला जी आ गईं। रत्ना, ओ रत्ना, खुशखबरी लाई हूँ तेरे लिए। वह मेरी दीदी है ना, उनके बेटे का यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है। वह मुझे घर ढूंढने के लिए कह रही थी,
तो मैंने तेरे घर के लिए कह दिया। मेरे लिए भी कितना अच्छा हो जाएगा ना। मेरी दीदी अब मेरे नज़दीक ही रहेंगी। रत्ना जी की पड़ोसन शारदा जी खुशी से चहकते हुए बोलते जा रही थी। अच्छा, और कौन कौन है उनकी फैमिली में? रत्ना जी ने उत्सुकता से पूछा तो निर्मला बोली, मेरी बहन और उनका बेटा मेहुल और एक बेटी जिसकी शादी हो चुकी है। जीजा जी की तो बहुत साल पहले कैंसर से मृत्यु हो गई थी। मेरी दीदी के बेटे मेहुल की 8 तारीख की ज्वाइनिंग है। उससे पहले ही वह इधर शिफ्ट हो जाएंगे। बस 1 हफ्ता बचा है, कहकर निर्मला जी अपने घर चली गईं। 3-4 दिन बाद बाहर शोरगुल देखकर किंजल ने बालकनी से नीचे झांक कर देखा तो ब्लैक टी शर्ट पहने एक आदमी नौकरों के साथ ट्रक से सामान उतरवा रहा था। उसने सोचा कि यह शायद नए किराएदार होंगे। वह जल्दी से नीचे उतरी और जाकर अपनी सासू माँ रत्ना जी को जगाया। रत्ना जी को दोपहर में सोने की आदत थी। वह सो रही थी। घुटनों के दर्द की वजह से रत्ना जी को सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कष्ट होता था, तभी निचले हिस्से में रहती थी। तभी रत्ना जी उठकर बैठी हुई और किंजल से बोली कि चाय बना ले, वे लोग थके हारे आए होंगे। तो किंजल मन ही मन बड़बड़ाते हुए रसोई घर की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में चाय बिस्कुट की ट्रे टेबल पर लाकर रख दी और ऊपर जाने लगी तो रत्ना जी ने टोका, अरे कहाँ जा रही है? मिल तो ले नए किराएदारों से। आप ही मिल लेना उनसे, मुझे बहुत काम है। आपने रखे हैं, आप ही खातिरदारी करो उनकी, मुझे तो माफ़ करो। कोहनी तक हाथ जोड़ते हुए किंजल इस तरह से बोली कि रत्ना जी को हंसी आ गई। थोड़ी ही देर में पड़ोसन निर्मला जी भी आ गई और अपने भांजे मेहुल को अकेला देखकर बोली, अरे दीदी नहीं आई तो अकेला आया है? प्रणाम मौसी। वह माँ की तबीयत कुछ खराब थी तो वह रुक गई। अगले हफ्ते संडे तक ले आऊँगा उन्हें भी, तब तक घर भी सेट हो जाएगा। आपको तो मालूम ही है उन्हें अस्थमा की शिकायत है, तो धूल मिट्टी पेंट वगैरह से उन्हें एलर्जी होती है। हाँ, ठीक किया तूने बेटा। मेहुल का व्यवहार बहुत ही अच्छा था। घर का बड़ा बेटा होने के नाते पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेहुल के कंधों पर आ पड़ी थी। जब पिता की मृत्यु हुई तब मेहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता था। माँ घरेलू महिला थी। मेहुल ने ट्यूशन करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी और बहुत मेहनत करते हुए अपनी काबिलियत के बल पर जिला अधिकारी के पद पर पहुंचा। छोटी बहन की शादी की। इन सब जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इतना समय गुजर गया कि मेहुल को अपने बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं मिली और अब तो निजी इच्छाएं भी दम से तोड़ने लगी थी। अब तो माँ के दिल की ख्वाहिश थी कि बेटे की शादी हो जाए, उसे कोई ऐसा हमसफर मिल जाए जो उसके सूने जीवन में रंग भर दे। पर मेहुल माँ की बात को अनसुनी कर देता था, यह कहकर कि अब उसकी उम्र निकल गई है, क्योंकि मेहुल अब 40 साल का हो गया था। लेकिन उसकी माँ का मानना था कि मर्द और घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते। माँ की यह बात मेहुल हंसकर टाल देता। वह अधिक से अधिक समय खुद को घर व दफ्तर के कामों में व्यस्त रखने लगा था। जिला अधिकारी होने के नाते उसका काम भी बहुत अच्छा होता था। अक्सर बाहर आना जाना होता। ऐसे में क्या वह अपने जीवन साथी को वक्त दे पाएगा? यह सोचकर वह शादी को लेकर अपने कदम पीछे हटा लेता। अगले दिन सुबह मेहुल ने नीचे आकर रत्ना जी से कहा, आंटी जी, क्या आप अपनी कामवाली को मेरे यहाँ भेज सकती हैं? जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती तब तक सुबह चाय नाश्ता बना दिया करेगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, वह सुबह 7 बजे आती है। पहले तुम्हारे पास भेज दूंगी, लेकिन अभी तो चाय पियो, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी।
जब तक तुम्हारी मम्मी नहीं आ जाती तब तक तुम हमारे साथ ही चाय नाश्ता और डिनर कर लिया करो, रत्ना जी ने कहा। तो मेहुल बोला, अरे नहीं आंटी जी, आप क्यों तकलीफ़ करेंगी, आप बस मेड को भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है भाई, आज तो चाय नाश्ता यहीं कर लो। तभी किंजल भी कंपनी के लिए निकलने लगी। मेहुल को देखकर थोड़ी ठिठक गई, फिर बाहर जाने लगी तो रत्ना जी बोली, अरे बिना चाय नाश्ता किए कहाँ जा रही हो? मैंने टिफ़िन भी तैयार कर दिया है, मुझे देर हो रही है, मैं कंपनी में कुछ खा लूँगी। किंजल जाते हुए बोली, क्यों खाएगी वहाँ जब सब कुछ तैयार है, और अगर इतनी ही देर हो रही है तो मेहुल छोड़ आएगा तुझे। क्यों मेहुल? रत्ना जी ने मेहुल की ओर देखते हुए कहा। तो मेहुल बोला, जी हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल छोड़ आऊँगा जी। नहीं, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। किंजल दंदनाते हुए गेट से बाहर निकल गई। तो रत्ना जी ने मेहुल से कहा, बुरा ना मानना बेटा, किंजल दिल की बुरी नहीं है, हालात ने उसे इतना कठोर और मुंहफट बना दिया है। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी थी, सब्र वाली थी। अच्छा आंटी जी, कुछ बताएं अपने और किंजल के बारे में। रत्ना जी कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी काम वाली बाई आ गई। अच्छा बेटा, ऐसा करो, पहले तुम अपना काम करवा लो, फिर तुम्हें ऑफिस भी जाना होगा। नहीं आंटी जी, ऑफिस तो एक हफ्ते बाद जाना है, घर सेट करने में ही कई दिन लग जाएंगे। शाम को जब मेहुल नीचे आया तो रत्ना जी और किंजल चाय पी रही थी। रत्ना जी मेहुल के लिए भी चाय ले आईं। किंजल सुबह के अखबार में नज़र गड़ाए बैठी रही। तभी घड़ी में 8 बजे तो किंजल गेट की तरफ दौड़ती हुई गई। उसे यूं हड़बड़ाहट में भागते देख मेहुल ने सवालिया निगाहों से रत्ना जी की ओर देखा। वह एकदम शांत थी, मानो किंजल का यह काम उनके लिए रोज़ की बात हो। लेकिन मेहुल किंजल के पीछे जाने के लिए उठने लगा, मगर रत्ना जी ने हाथ के इशारे से उसे बैठने को कहा। वातावरण बोझिल सा हो चला था, दोनों निशब्द बैठे थे। रत्ना जी शांत तो थी, पर चेहरे से बहुत कुछ दुख झलक रहा था। मेहुल भी हैरान होकर शांत बैठा रहा। स्थिति को समझते हुए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। करीब 10 मिनट बाद किंजल धीरे धीरे घर के अंदर आ गई और निढाल होकर वहीं बैठ गई। कुछ क्षण बाद मेहुल के वहां से जाते ही किंजल भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। 2-3 दिन बाद शनिवार को मेहुल दोपहर में घर आ गया और सीधा किचन में ही घुस गया। आंटी जी लाओ, बहुत भूख लग रही है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या पका रही हो? मगर रसोई में जाते ही वह ठिठक गया। इन 7 दिनों में मेहुल रत्ना जी से काफ़ी घुल मिल गया था। अरे आप तो मुझे लगा आंटी जी होंगी। सामने खड़ी किंजल को देखकर मेहुल झिझकते हुए बोला, तुम क्या जानो, मेरी बेटी तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाती है। पीछे से रत्ना जी की आवाज़ आई। टेबल पर खाना लगाकर किंजल बड़े बड़े 3-4 टिफ़िन लेकर बाहर कहीं चली गई। वहां बैठा मेहुल किंजल की तरफ देखता ही रह गया। तभी रत्ना जी ने बताया कि हर शनिवार और रविवार को किंजल अपने हाथों से खाना बनाकर अनाथ आश्रम ले जाती है। तो मेहुल सराहना भरे भावों से किंजल के व्यक्तित्व को परखने लगा। अगले दिन किंजल 3 कप चाय बनाकर लॉन में बैठ गई तो रत्ना जी मंद मंद मुस्कुराकर किंजल को देखने लगी। उन्हें यूं मुस्कुराता देख किंजल ने झेपते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? एक तो मैं आपके उस लाडले किराएदार के लिए चाय बनाकर लाई हूँ, ऊपर से आप मुझे ऐसे घूर रही हैं जैसे कि। अरे नहीं बेटा, मुझे अच्छा लगा कि तू लोगों की कदर करती है। वैसे मेहुल ऊपर अपने कमरे में है, उसे आज बहुत तेज बुखार आया है। कमला के हाथ चाय बिस्किट उसके कमरे में ही भिजवा देना।
अब मुझसे तो दूसरी मंजिल पर चढ़ा नहीं जाएगा, वरना मैं तो बेचारे बच्चे को देखकर आती। तभी किंजल बोली, अच्छा तभी जनाब नज़र नहीं आ रहा है, मुझे लगा मेरी वजह से नहीं आया। कमला के साथ किंजल भी ऊपर चली गई। उसे देखकर मेहुल चौंक कर उठ बैठा। उसके थकान भरे चेहरे पर खुशी से लबालब मुस्कुराहट आ गई और मुस्कुराते हुए किंजल से बोला, अरे आपने क्यों तकलीफ़ उठाई? तकलीफ़ कैसी कहकर किंजल ने उसे चाय पकड़ा दी। कुछ देर ठहरने के बाद कमला को कमरा ठीक करने की हिदायत देकर किंजल नीचे आ गई। मेहुल को उसका यूं फिक्र करना बड़ा सुखद लगा। मेहुल जल्द ही स्वस्थ होकर ऑफिस जाने लगा। उधर घर को वह घर के लोगों को मेहुल की आदत हो गई थी। किंजल भी अब उसकी बातों और उपस्थिति से असहज नहीं होती और वह पहले की तरह भड़कती नहीं थी, बल्कि उसकी बातों में रुचि लेने लगी थी। आज फिर वही हुआ। घड़ी में 8 बजे और किंजल गेट की तरफ दौड़ पड़ी। आज मेहुल रत्ना जी से पूछ बैठा, आंटी जी बुरा ना माने तो प्लीज़ यह बताएं किंजल रोज़ इस समय कहाँ जाती है और फिर इतनी परेशान होकर वापस आती है और खोई खोई थकी हुई सी रहती है। तो रत्ना जी ने अतीत के पन्नों को खोलना शुरू किया कि हमारा कितना सुखी और भरा पूरा खुशहाल परिवार था। मेरे इकलौते बेटे सागर ने अपनी पसंद से किंजल से शादी की थी। रत्ना जी ने बताया तो मेहुल हैरान होकर बीच में ही टोकते हुए बोला, क्या किंजल आपकी बहू है? मेरा मतलब है किंजल आपकी बेटी नहीं बहू है? हाँ बेटा, किंजल मेरी बहू है। मेरे बेटे की पसंद है जो अब मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, पर पहले ऐसा नहीं था। मेरा बेटा किंजल से शादी करने के लिए मुझे बहुत मनाता रहा, पर मैं नहीं मानी। तब थक हार कर उसने किंजल से कोर्ट मैरिज कर ली। पहले तो मैं किंजल से बहुत नाराज़ रहा करती थी, पर किंजल के हंसमुख स्वभाव और सबके लिए प्यार परवाह, इन सब गुणों ने मेरी सारी नाराज़गी दूर कर दी। शादी के 2 साल बाद हमारे घर में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया। मैं अपनी खुशियों पर काबू नहीं कर पा रही थी। शायद मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग गई। पोते की मासूम अदाएं, तोतली बोली, खनकती हंसी से हमारा पूरा घर खुशियों से भर उठा था। सारे घर में घूमता मेरा पोता एक दिन हमें यूं छोड़कर चला जाएगा, यह सोचा भी नहीं था। वह कार्तिक पूर्णिमा का मेला था। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए किंजल मेरे पास ही रुक गई। मेरे पति की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। कुछ महीने पहले ही उनकी सर्जरी हुई थी। बीपी शुगर के मरीज तो वे पहले से ही थे। हम टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे, तभी टीवी पर मेले में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने की खबर आने लगी। हमने सागर को फ़ोन लगाया तो वह फ़ोन नहीं उठा रहा था। अनहोनी की आशंका से मेरा दिल कांप गया। पति को बताऊं या नहीं बताऊं, अभी इसी असमंजस में थी कि तभी पड़ोस में रहने वाला सागर का एक दोस्त आ गया। मेरे पति को भी हादसे की खबर लग गई। वह भी सागर के दोस्त के साथ निकल पड़े। मौके पर जाकर देखा तो लाशों के ढेर पड़े थे, जिसमें मासूम बच्चे और महिलाएं ज़्यादा थी। तलाश करने पर रोहन कहते कहते रत्ना जी फपक फपक कर रोने लगी। मेहुल ने उठकर उनको सांत्वना दी और खामोशी से आगे सुनने की प्रतीक्षा करने लगा। रत्ना जी खुद को संभालते हुए आगे की बात बताते हुए कहा, मेरे पोते रोहन का कुछ पता ही नहीं चला। हमने बहुत तलाश की, सभी अस्पताल, मुर्दा घर सब छान मारा, पर मेरा बेटा नहीं मिला। पुलिस वालों ने बाद में बताया कि कुछ लोग नदी में गिर गए थे और वह बह गए। हो सकता है मेरा बेटा भी उन्हीं में से हो, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। जवान बेटे और पोते की मौत को सुनकर मेरे पति बेसुध हो गए। एक दिन वह सड़क पार कर रहे थे, तभी किसी कार ने उन्हें टक्कर मार दी और उनकी मौत हो गई। मगर किंजल को अभी भी सागर के वापस लौटने का इंतजार है।
वह इसी उम्मीद में रोजाना 8 बजे गेट के बाहर तक भाग कर जाती हैं कि सागर आज तो जरूर आएगा। उसको इस सदमे से हुए इस बावलेपन को दूर करने के लिए हम मुंबई से यहाँ आ गए, पर मेरी बच्ची अभी तक उसी सदमे में है, उसी मोड़ पर खड़ी है। उसकी ज़िंदगी मानो रुक सी गई है। अनाथ आश्रम के बच्चों को खाना खिलाकर वह अपने बच्चे की आत्मा की खुशी देना चाहती है। ना जाने वह दिन कब आएगा जब मेरी बच्ची सागर की यादों को भुलाकर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करेगी। तभी थकी निढाल अपने पैरों को घसीटते हुए किंजल कुर्सी पर बैठ गई। वातावरण में आज फिर से चुप्पी छा गई। तभी अचानक मेहुल उठा और रत्ना जी के कदमों के पास बैठते हुए बोला, आंटी जी, अगर आप आज्ञा दें तो किंजल उचित समझे तो मैं किंजल को अपनाना चाहता हूँ। आज या कल में मेरी मम्मी और बहन आ रही हैं। मैं जानता हूँ उनकी भी सहमति मिल जाएगी। मुझसे अचानक यह सुनकर किंजल हैरान रह गई। रत्ना जी और मेहुल दोनों ही उम्मीद भरी निगाहों से किंजल की ओर देखने लगी। किंजल बिना कुछ बोले उठकर जाने लगी। तभी बाहर से आवाज़ आई, आज या कल नहीं भैया, हम आ चुके हैं। यह आवाज़ मेहुल की बहन की थी। अरे, आप लोग अचानक बता दिया होता तो मैं लेने आ जाता। अरे, अगर बता दिया होता तो हमें इतना प्यारा सा सरप्राइज़ कैसे मिलता। मेहुल की माँ ने प्यार भरी नज़र किंजल पर डाली और उसके सर पर हाथ फिराते हुए बोली, अगर तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में आ जाओगी तो मैं खुद को बहुत खुश किस्मत समझूंगी। मेहुल से जब फ़ोन पर बात करती हूँ तो बस वह तुम्हारी ही बातें करता है। तुम हमें बहुत पसंद आई। क्या तुम मेरी बहू बनोगी? किंजल ने खामोशी से सर झुका दिया और अपने कमरे में चली गई। रत्ना जी ने मेहुल की माँ को गले से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी हाँ ज़रूर कह देगी, यह मुझे पूरी उम्मीद है। अगर उसे इनकार करना होता तो वह तपाक से कर देती। अचानक से यह बात उठी, इसलिए वह खामोश हो गई। बहुत सालों बाद आज किंजल को सुकून की नींद आई। सपने में उसने देखा कि उसकी खिड़की से उम्मीद की एक किरण चली आ रही है, जिस पर सवार होकर सागर चुपके से कमरे में दाखिल हो रहा है और उसके कानों में कह रहा है, किंजल, इस रिश्ते के लिए हाँ कह दो और आगे बढ़ो। मैं गुजरा हुआ कल हूँ जो आज तुम्हारे आगे हाथ फैलाए खड़ा है, उसे थाम लो, उसे थाम लो। किंजल तभी अचानक से किंजल की नींद खुली तो घड़ी में देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। वह दौड़ती हुई नीचे आई और रत्ना जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो रत्ना जी ने घबरा कर दरवाज़ा खोला। तभी किंजल उनके गले से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, कोई बुरा सपना देख लिया क्या तुमने? माँ, आज मुझे जी भर कर रो लेने दो। बहुत देर तक रोने के बाद किंजल शांत हो गई तो रत्ना जी धैर्य से उसके बोलने का इंतजार करती रही। फिर थोड़ी शांत होकर किंजल ने कहा, माँ, आज सागर मेरे सपने में आए थे। मुझसे कह रहे थे कि मैं उन्हें भूल कर आगे बढ़ूं। आप बताओ माँ, मैं क्या करूं? तो रत्ना जी बोली, बेटी, उसने सही कहा, तू उसकी बात मान ले। बेटा देखो, अब तो सागर भी यही चाहता है कि तुम उसे भूल कर ज़िंदगी में आगे बढ़ो। अकेले ज़िंदगी नहीं कटती बेटी, मैं आज हूँ कल नहीं रहूँगी तो तू अकेली कैसे पहाड़ सा जीवन बिताएगी। मेहुल बहुत अच्छा लड़का है। सच बताऊँ तो मैं तो तेरे डर से कुछ नहीं कह पा रही थी, पर मेरी भी यही इच्छा थी। अच्छा जी, मेरे डर से मैं क्या इतनी डरावनी हूँ? नहीं रे, तू तो मेरी प्यारी लाडली बच्ची है, कहकर रत्ना जी ने किंजल को अपने गले से लगा लिया। तभी किंजल बोली, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कह देना अपने उस किराएदार से। क्या बोली? किराएदार? वह तेरा होने वाला
पति है और मेरा बेटा। खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में इस तरह के शब्द अपने मुंह से निकाले तो। अच्छा बाबा, नहीं बोलूँगी कुछ ऐसा वैसा, लेकिन अपने लाडले को मेरी सारी शर्तें बता देना, तभी मैं हाँ कहूँगी। हाँ ठीक है, आपकी सभी शर्त सर आंखों पर मोहतरमा, रत्ना जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी किंजल की नज़र बाहर खड़े मेहुल पर गई। अरे आप कब आए? छुप छुप के हमारी बातें सुन रहे थे और इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मेहुल बोला, मेरे बहनोई साहब आ रहे हैं, बस उन्हीं को लेने स्टेशन पर जा रहा हूँ। क्या आप अपने हाथों से बनी चाय पिलाएंगी? तो किंजल शर्माती हुई और हंसकर किचन की ओर चली गई। मेहुल ने आज पहली बार किंजल को हंसते हुए देखा था। तभी रत्ना जी बोली, बेटा तूने तो मेरी मुराद ही पूरी कर दी। आज कितने सालों बाद मैंने अपनी बिटिया को हंसते हुए देखा है। थोड़े दिन में मुहूर्त देखकर मेहुल और किंजल की शादी करवा दी। रत्ना जी ने मेहुल की माँ को भी अपने घर में रख लिया था ताकि उनका भी टाइम पास अच्छे से हो जाए। रत्ना जी और मेहुल की माँ दोनों एक ही घर में रहने लगी। रत्ना की बहू और मेहुल अपनी दोनों माँओं का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, उन्हें किसी बात की कमी नहीं होने देते थे। किंजल तो वैसे भी कंपनी में जॉब करती थी, जाने से पहले आधे से ज़्यादा काम खत्म कर देती थी। जो भी बाकी का काम रह जाता था उसे उसकी दोनों सास खत्म कर देती थी। किंजल किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। किंजल और मेहुल की जिंदगी हंसी खुशी से और प्यार से कट रही थी। तो दोस्तों, किंजल ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो फैसला लिया था उसके बारे में आपका क्या कहना और यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।